हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अभी मैं भी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो कल हमने जो है वो साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे पुराने पेपर के। आज भी हम साइकोलॉजी के बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वही डिस्कस करेंगे। और देखिए, पिछले कल जो हमने डिस्कस किए क्वेश्चंस, उसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी। जो भी ऑप्शंस बाकी के थे उसमें उनके बारे में भी हमने क्वेश्चन बना बना कर जो है वो रीड किए हैं अच्छे से। आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस जो है वो नोट डाउन किए होंगे। उनमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो 100% रिपीट होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना, वो जो आपको ऑप्शंस दिए गए होते हैं उनमें से ही घुमा फिरा के अगले साल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इतना तो मुझे अब एक्सपीरियंस है ही कि क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से निकालते हैं एग्जामिनर। तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होने वाले हैं। सो एक एक क्वेश्चन को जो है वो आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 100% आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले हैं। और फिर पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर अभी आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आप ध्यान नहीं देंगे, तो बाद में फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मैम हम 1 नंबर से रह गए, हम 2-3 नंबर से रह गए। फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, बस हमें सिर्फ पछतावा होता है कि काश हमने अच्छे से पढ़ लिया होता। ठीक है, तो अभी थोड़ा ध्यान दे के अच्छे से पढ़ लो, बाद में आपको पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बार आपका टेट जो है वो 100% क्वालिफाई आप कर जाएंगे। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। 12 हमने कल कर लिए थे। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशनल मेथड टेक्स प्लेस अंडर। ऑब्जर्वेशनल जो मेथड है, जो प्रेक्षण विधि है, वो कहाँ पे यूज़ की जाती है, कहाँ पे प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी देखते रहेंगे साथ साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर रहेगा सी। देखिए, जो ऑब्जर्वेशनल जो मेथड है वो आपका एक नेचुरल कंडीशन है। राइट, कैसे? देखा होगा कि छोटे बच्चे जो है वो बड़ों को देखकर जो है वो सीखते हैं। अक्सर हमारे बुजुर्ग जो है ऐसा कहते हैं कि छोटे बच्चे जैसा करेंगे कि बड़े बच्चे जैसा करेंगे, छोटा बच्चा भी वैसा ही करेगा। ठीक है, वो क्या हुआ, वो है आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड। बच्चा क्या कर रहा है, कोई बच्चा जो है वो अपने बड़ों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि किस तरह से वो चीज़ों को करता है, उसी तरह से फिर वो बच्चा जो है उसी प्रकार से वो चीज़ करने की कोशिश करता है। वो है आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल कंडीशन है, हर कोई एक दूसरे से सीखता है। आपने भी कुछ चीज़ें जो है वो अपने बड़ों से सीखी होगी, कुछ आपने अपने छोटों से भी सीखी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों से ही हम सीखते हैं, छोटों से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो वो क्या है, वो है ऑब्जर्वेशनल मेथड। राइट, ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है ये लेबोरेटरी में नहीं यूज़ किया जा सकता है, ना ही क्वाइट प्लेसेस में, ना ही आपकी कंट्रोल्ड कंडीशन में। ये क्या है, एक नेचुरल कंडीशन में जो है ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। आई होप इतना क्लियर है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज मैन्स। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो एक इंसान का जो अध्ययन करती है, वो किस चीज़ का अध्ययन करती है? कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी है वो आपकी अध्ययन करती हैं ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा डी। इसमें आपका थिंकिंग भी आ जाता है। ठीक है, कॉग्निटिव बेसिकली है क्या, ये आपके ब्रेन से संबंधित है। आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है वो है आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो दिमाग में क्या क्या चलता है? थिंकिंग, ऑब्वियसली, मेमोरी, लैंग्वेज है, परसेप्शन, इमेजरी है। तो ये सब क्या है, ये है आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आई होप इतना क्लियर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिएगा साथ साथ में। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन करता है किन किन चीज़ों का? चिंतन का, स्मृति एवं भाषा का, और प्रत्यक्षण एवं कल्पना का। ये सभी चीज़ें जो है आपकी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में आती हैं। राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। पियाजे स्टेज फॉर इन्फेंसी इज। पियाजे की जो शैवावस्था है, हिंदी मीडियम वाले भी साथ में देखते रहिएगा। ठीक है, पियाजे की जो शैव अवस्था है, जो इन्फेंसी स्टेज है, वो क्या है पियाजे के अनुसार? आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है, और पियाजे की थ्योरी यकीन मानिए 100% इसमें से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता ही आता है। अगर आपने पियाजे की थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है, प्लीज़ इसको पढ़ कर जाइएगा। लास्ट ईयर जो है हमने पियाजे पर एक पूरी वीडियो अलग से बनाई है, जिसमें सिर्फ पियाजे को ही डिस्कस किया गया है, उनकी थ्योरी कौन सी है, कौन कौन से स्टेजेस हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप वो भी देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी प्लेलिस्ट का। ठीक है, और ये जो है आपने पढ़कर जाना है। इसमें से 100% क्वेश्चन बनता है, चाहे आप HP टैट दे रहे हैं, चाहे आप फिर C टैट दे रहे हैं। और हो सकता है जब आप TGT कमीशन की तैयारी कर रहे हो, आगे आने वाले समय में TGT में भी पियाजे में से क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिले। ठीक है, कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके। तो इनको आपने पूरा रट के जाना है। अगर आपको याद नहीं होते हैं तो प्लीज़ रट लीजिए इनको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
राइट। पियाजे जो है वो इन्फेंसी स्टेज की बात करता है। इन्फेंसी स्टेज में पियाजे क्या बोलता है? इन्फेंसी स्टेज जो है वो है आपकी सेंसरी मोटर थॉट। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा, सेंसरी मोटर। देखिए पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, तो पियाजे जो बोलता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जो है कुछ स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज। पहली जो आपकी स्टेज होती है वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें क्या आता है, जिसमें आपकी आती है इन्फेंसी। बर्थ से लेकर जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता वो है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, इन्फेंसी जिसको हम कहते हैं, राइट। और बाकी के ऑप्शंस भी देख लीजिए। यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशन की बात की गई है, प्री ऑपरेशनल थॉट और कंक्रीट ऑपरेशन की बात की गई है। तो सबसे पहले आपके पास आता है सेंसरी मोटर स्टेज, राइट। उसके बाद आपके पास आता है प्री ऑपरेशनल थॉट, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 2 से 7 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं, ओके। बाद है आपके पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो है 7 से 11 साल तक के बच्चे आते हैं। लिख देती हूँ मैं, सेंसरी मोटर स्टेज में आपके बर्थ से लेकर 2 साल तक के बच्चे, ठीक है। फिर है प्री ऑपरेशनल जिसमें 2 से 7 साल तक के बच्चे। फिर है कंक्रीट ऑपरेशनल जिसमें 7 से 11 साल तक के बच्चे आते हैं। और अंतिम है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशन में 12 साल से अधिक आयु के जितने भी बच्चे हैं वो आते हैं आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी ये 4 स्टेजेस हैं। आपने ये याद कर लेनी है सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या आता है और प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल में, कंक्रीट में क्या क्या है, राइट। आपके आगे आने वाले एग्जाम में काम आएंगी ये। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ साइको सोशल डोमेन। इनमें से कौन सा एक साइको सोशल डोमेन का हिस्सा है? मनोसमाज, साइको सोशल, ठीक है। तो देखिए साइको सोशल जो थ्योरी है वो किसकी बात करती है? वो आपकी बात करती है स्टाइल ऑफ बिहेविंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सोशल डोमेन, सोशल, जहाँ पर आपका सोशल आ गया ना वहाँ पे आपकी सोसाइटी, बिहेवियर से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। देखिए साइको सोशल जो है ये मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, मेमोरी इसका पार्ट नहीं है। मेमोरी किसका पार्ट है ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। मेमोरी जो है ये आपका कॉग्निटिव का पार्ट है, राइट। तो ये आपने याद रखना है, मेमोरी कॉग्निटिव का पार्ट है। जजमेंट ये भी आपका साइको सोशल का पार्ट नहीं है। मोटर स्किल्स ये भी आपका पार्ट नहीं है। इसमें आएगा स्टाइल ऑफ बिहेविंग, व्यवहार की शैली, कि बच्चा व्यवहार कैसे कर रहा है, वो है उसके मनोसमाज का एक क्षेत्र। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर ऑफ लर्नर इन रिलेशन टू हिज और हर। यहाँ पर क्या पूछा गया है? शैक्षणिक मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार का उसके डैश के संबंध में अध्ययन करता है। जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक लर्नर के बिहेवियर, ठीक है, एक लर्नर के बिहेवियर का उसके किसके साथ रिलेशन को दिखाता है, तो वो आपका आएगा ऑप्शन ए, एजुकेशनल एनवायरनमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है? एजुकेशनल एनवायरनमेंट और बिहेवियर के बीच में जो एक लर्नर है उसके रिलेशनशिप को दर्शाता है। 17 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए होम एनवायरनमेंट आपको पता है कि घर का वातावरण कैसा होना चाहिए, ठीक है। और पीयर गैदरिंग, जिसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है तो अपने आसपास के जो बच्चे हैं उनके साथ जो है वो एक फीलिंग जो है वो शेयर करता है अपनी, उनके साथ अच्छा फील करता है, वो आपका पीयर गैदरिंग। अलग इंसोलेशन, ये इन आइसोलेशन ये तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बच्चे को अलग थलग हमने नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18। वन हु इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज। संरचनावाद के विकास के लिए मुख्यतः कौन उत्तरदायी है? स्ट्रक्चरलिज्म की बात किसने की है? तो देखिए स्ट्रक्चरलिज्म की जो बात है वो करते हैं आपके विलियम वुंट। इनका नाम याद रखना है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विलियम वुंट जो है वो आपकी स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं। एडवर्ड ब्रैडफोर्ड नहीं होगा, इनका पूरा नाम जो है वो है एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर। इनका ये जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने विलियम वुंट की जो थ्योरी थी उस पर जो है इन्होंने बहुत स्टडी किया। काफ़ी समय तक जो है एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने विलियम वुंट की थ्योरीज पर जो है वो काफ़ी स्टडी किया, ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चरलिज्म वाली जो थ्योरी है वो दी किसने? वो दी है विलियम वुंट ने, राइट। आई होप इतना क्लियर है। जेबी वॉटसन हमने कल डिस्कस कर लिया था, करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज। सबसे अच्छा मेथड जो है एक बिहेवियर को स्टडी करने का और वैज्ञानिक मेथड जो है वो क्या होना चाहिए? व्यवहार के अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि जो है वो क्या होनी चाहिए? तो वो आपकी ऑब्जर्वेशनल मेथड होनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, डिफरेंशियल मेथड होनी चाहिए। तो देखिए किसी के भी व्यवहार को
अगर आपने स्टडी करना है किसी के भी बिहेवियर को, ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है आपके पास एक्सपेरिमेंटल मेथड। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है चीज़ों को लेकर। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आपको पता चलेगा, ऑब्जर्व करके पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करके वो चीज़ें आपको नहीं दिखेगी जो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखेंगी। तो मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड जो है वो स्टडिंग ऑफ बिहेवियर का होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल मेथड की हमने बात कर ली कि ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय वॉचिंग। जो मैंने आपको बताया कि बच्चे जो है वो देख कर सीखते हैं, उसी तरह का आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड है, किसी दूसरों को देख कर जो है वो हम सीख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो आपको पता है ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग डीपली एंड केयरफुली टू एग्जामिन योर ओन आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, राइट। अपने आप को एग्जामिन करना, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल गहराई से अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को जो है वो एग्जामिन करना, वो है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एक है आपका डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड क्या है? डिफरेंशियल मेथड है, ये डिफरेंशियल जो मेथड है ना, ये एक ब्रांच है साइकोलॉजी की दैट डील्स विद इंडिविजुअल और ग्रुप डिफरेंस इन बिहेवियर। ये है आपका डिफरेंशियल मेथड। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू पियाजे मेन गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। पियाजे के अनुसार शिक्षा का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। पता है आपको कि पियाजे ने जो है वो हमेशा कॉग्निटिव की बात की है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी उन्होंने दी है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। टू हेल्प स्टूडेंट हाउ टू लर्न, बिल्कुल हो सकता है। टू चेंज स्टूडेंट्स बिहेवियर, जी नहीं। पियाजे जो है वो स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करने की बात नहीं करता। पियाजे का कहना है कि बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी डेवलपमेंट जो है वो खुद ब खुद होती जाएगी। जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होगा, सेंसरी मोटर स्टेज में होगा, तब वो कुछ अलग चीज़ें करेगा। जब वो प्री ऑपरेशनल में जाएगा तब वो कुछ अलग सी चीज़ें करने लगेगा। जब कंक्रीट ऑपरेशनल में जाएगा तब उसकी डेवलपमेंट कुछ अलग तरह से होगी। इस तरह से पियाजे की थ्योरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करने की बात नहीं करता है। टू एडजस्ट द स्टूडेंट विद हिज एनवायरनमेंट, जी नहीं। विद्यार्थी को उसके पर्यावरण के साथ समायोजित करना, ये भी पियाजे नहीं कहता है, ठीक है। फिर है टू ब्रिंग चेंजेस इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड, जी नहीं, ये भी नहीं कहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ए, टू हेल्प स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न। विद्यार्थियों को अधिगम में सहायता करना कि कैसे सीखना है, ये जो है शिक्षा का मेन गोल होना चाहिए पियाजे के अनुसार, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। सडन अपीयरेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटिंक्शन इज नोन एज। कल ही हमने जो है वो डिस्कस की थी ये वाली थ्योरी। एक रिस्पॉन्स जो है, एक सडन अपीयरेंस, अचानक से दिखता है, ठीक है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटिंक्शन इज नोन एज, विलोप होने से पहले जो रिस्पॉन्स है उसका जो अपीयरेंस है वो सडनली होती है थोड़े से टाइम के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 21 का आंसर डी हो जाएगा। स्टिमुलस जनरलाइजेशन नहीं होगा, एक्सटिंक्शन भी नहीं होगा, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा स्पॉन्टेनियस रिकवरी। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। गेस्टॉल्ट जो साइकोलॉजी है वो आपकी 3 लोगों ने दी है, ठीक है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की बात जो है वो 3 लोगों ने की है। कौन कौन थे वो थे कोफका, पहले थे आपके कुर्ट कोफका, नेक्स्ट थे आपके मैक्स वर्दाइमर, और लास्ट हैं आपके वॉल्फगैंग कोहलर, ठीक है। इन तीनों ने जो है वो आपकी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की बात की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। ही इज़ कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड फादर ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। वह प्रगतिशील शिक्षण के संस्थापक और शिक्षण के क्षेत्र में शोध का जनक जाना जाता है। कौन जाना जाता है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? कौन है फाउंडर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? किसको जो है फादर ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन कहा जाता है? तो ये थे आपके जोसेफ मेयर राइस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ मेयर राइस। इनको जो है वो फाउंडर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन और फादर ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। ई एल थॉर्नडाइक है। ई एल जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने आपकी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी है, याद रखना है आपने। इनसे भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट की बात जो है वो ई एल थॉर्नडाइक करते हैं,
ठीक है। और जो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है, ये थ्योरी जो है आपकी, ये किससे रिगार्डिंग है? ये है रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट है एलएम टर्मन। एलएम टर्मन जो है, इन्होंने आईक्यू फार्मूला दिया है। आईक्यू का फार्मूला भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार फार्मूला पूछा जाता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मूले की फॉर्म में। तो आपने याद रखना है आईक्यू का फार्मूला क्या है। आईक्यू इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100, राइट। आपने याद रखना है, ये है आपका आईक्यू का फॉर्मूला। CA का मतलब क्या है? MA का मतलब है मेंटल एज और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड आस्किंग क्वेश्चंस, कैटेगरीज एंड कंसेप्ट्स फॉर थिंकिंग इज। विचारों की अभिव्यक्त और प्रश्न पूछने, चिंतन के संवर्ग और सप्रत्यय डैश है। फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड आस्किंग क्वेश्चंस, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना और क्वेश्चंस को पूछना, ठीक है। ये थिंकिंग, कैसी थिंकिंग है ये पूछा गया है। तो ये क्या है? ये आपकी सिंपली लैंग्वेज इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फॉर थिंकिंग इज लैंग्वेज। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगा, प्राइवेट स्पीच भी नहीं होगा। देखिए, जो आपकी प्राइवेट स्पीच है, प्राइवेट स्पीच की बात जो है वो वाइगॉत्स्की करते हैं, ठीक है। सेल्फ डायरेक्शन के लिए जो हम खुद से बातें करते हैं, उसको वाइगॉत्स्की ने क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच कहा है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। इन एनी टाइप ऑफ लर्निंग गेस्टॉल्ट लेड ग्रेटर एम्फेसाइजेस ऑन रोल ऑफ। किसी भी प्रकार की लर्निंग में गेस्टॉल्ट ने सबसे अधिक बल जो है वो किस पर दिया है? तो गेस्टॉल्ट ने जो है सबसे अधिक बल अगर किसी पर दिया है तो वो दिया है मोटिवेशन एंड डेफिनेट गोल्स एंड पर्पस। अभिप्रेरणा और निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात नहीं की है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव बिहेवियर, ये सारे नहीं होंगे। आपका क्या होगा? मोटिवेशन एंड डेफिनेट गोल्स एंड पर्पस, राइट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। इन एक्सपेरिमेंटल मेथड वी स्टडी द। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम क्या स्टडी करते हैं? कि अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कि अगर किसी के बिहेवियर को आपने स्टडी करना है तो उसका बेस्ट मेथड होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो घुमाकर पूछ लिया है कि एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं। इसमें सोचने की बात ही नहीं है, आप खुद ही आंसर कर लेंगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि कारण क्या है और क्या इफेक्ट्स हैं उस रिलेशनशिप के, ठीक है। बस क्वेश्चन को थोड़ा समझना होता है, क्वेश्चन वैसे ही रिपीट हो जाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे क्या है कि अगर कोई इंसान किसी प्रकार का बिहेवियर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो आपका है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। यहाँ पर एनवायरमेंट्स रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल ये नहीं होगा। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ये भी नहीं होगा। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। री इन्फोर्समेंट इज़। कल ही हमने ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था। मैंने आपको हर बार मैं आपको कहती हूँ कि जो भी ऑप्शंस आपके बाकी के बच जाते हैं ना, उन्हीं में से अगले साल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन इस पेपर में देखिए 3 क्वेश्चन जो है वो बैक टू बैक जो है वो रिपीट हो गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा बस थोड़ा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि जितना आपको आता है वो आपको अच्छे से आता हो, उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जब आपसे क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह से घुमाकर क्यों ना पूछ लिया जाए, बट आप ज़रा भी कंफ्यूज नहीं है, ज़रा भी आप डाउट में नहीं है, इतना आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। रीइंफोर्समेंट हमने कल ही डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था एन इवेंट दैट स्ट्रेंथन्स और इंक्रीज रिस्पॉन्स। किसी दूसरे इंसान को स्ट्रेंथन, उसके रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है हम जो रिस्पॉन्स देते हैं वो है आपका रीइंफोर्समेंट, राइट। एन इवेंट दैट स्ट्रेंथन्स और इंक्रीज रिस्पॉन्स, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ाती है। समथिंग दैट इंडिविजुअल फाइंड प्लीजेंट, जी नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। किसी को खुश करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, वो रीइंफोर्समेंट नहीं है। एनीथिंग दैट डिक्रीजेज अ रिस्पॉन्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 है एन इंसेंटिव, ये भी नहीं होगा। रीइंफोर्समेंट क्या है? किसी के रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करना, उसको इंक्रीज करना, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। पियाजे कॉल्ड चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड टॉक इज। देखिए, मैंने आपसे अभी भी कहा कि वाइगॉत्स्की जो है वो प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन पियाजे जो है प्राइवेट स्पीच की बात नहीं करते। यहाँ पर ऑप्शन पहला जो है वो दिया गया है आपके पास प्राइवेट स्पीच। याद रखना है, पियाजे ने प्राइवेट स्पीच की बात नहीं की है। प्राइवेट स्पीच की बात अगर किसी ने की है तो वो वाइगॉत्स्की ने की है,
पियाजे ने नहीं की है। पियाजे किसकी चीज बात करते हैं? पियाजे बात करते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच की, राइट। ईगोसेंट्रिक स्पीच, बच्चा जो है वो क्या होता है? बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, तो बच्चे को लगता है पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूम रही है, जैसा वो बोलेगा घर वाले वैसा ही करेंगे। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, उनकी बात हर कोई मानता है। घर में जितना भी खड़ूस इंसान क्यों ना होगा, जितना भी गुस्से वाला क्यों ना होगा, वो भी बच्चों की बात को सुनेगा, मानेगा। क्यों? क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो उसको समझ नहीं है, वो ईगोसेंट्रिक है अभी। उसको लगता है कि पूरी दुनिया बस उसके इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात कौन करता है? पियाजे करता है। और प्राइवेट स्पीच की बात कौन करता है? वाइगोत्स्की करता है, राइट। सेल्फ टॉक वही हो गया प्राइवेट स्पीच को, ईगोसेंट्रिक स्पीच उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ टॉक कहते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोसेसेस अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ फैक्ट्स विच इज सपोर्टेड बाय द। शिक्षा मनोविज्ञान एक संगठित क्रमबद्ध तथ्यों का प्रक्रमण करता है जो कि डैश के द्वारा समर्थित है। तो यहाँ पर आपने देखता है एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो किसके द्वारा समर्थित है? इनका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स, राइट। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये पेपर जो है वो ख़त्म हो गया और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे, या फिर देखते हैं कुछ टॉपिक जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जैसा भी आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपको PYQs ही चाहिए या फिर आपको किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन। देखिए मैंने आपको कहा है कि पियाजे और वाइगोत्स्की दो ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनमें से क्वेश्चन जो है वो 100% बनते हैं एग्जाम में। पियाजे के हमने 2-3 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए, ठीक है, और वाइगोत्स्की के भी हमने 1-2 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिया। ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी वाइगोत्स्की से रिलेटेड ही है। तो वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंडेंट है? देखिए जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की है, हर जगह इन्होंने सोसाइटी को डाला है, ठीक है। तो ये आपने मेन डिफरेंस जो है वो याद रखना है। वाइगोत्स्की सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर भी आपका क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सोशल इंटरेक्शन। होप इतना क्लियर है। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई होगी तो अपलोड करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी हेल्प कीजिए, उनको वीडियो जो है वो शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।